हेलो फ्रेंड्स। आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ये ऑर्गेनाइजेशन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही स्टेजेस में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इस वीडियो में हम इन डेप्थ डिस्कशन करेंगे इससे रिलेटेड सभी जो इंपॉर्टेंट डायमेंशंस हैं, इसका हिस्ट्री, इवोल्यूशन, सिग्निफिकेंस, इंडिया के साथ इसका रिलेशंस और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इससे रिलेटेड। सो लेट्स बिगिन। तो स्टार्टिंग में ना एक ऊपर ऊपर से मोटा मोटी इंट्रो देख लेते हैं इसका। 10 कंट्रीज का रीजनल ग्रुप है ये, जो एम करता है प्रमोट करने में इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन। 10 कंट्रीज जो है इसके अंदर वो है ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड एंड वियतनाम। इसका जो सेक्रेटेरिएट है वो है इंडोनेशिया के जकार्ता में। ठीक है, ये है इंडोनेशिया। और इंडोनेशिया का ये है सुमात्रा आइलैंड, ये है जावा आइलैंड, और यहीं पे कहीं पे ना इस साइड के अंदर जकार्ता पड़ता है। इंडिया इस एसोसिएशन का मेंबर नहीं है। हालांकि इंडिया वेरियस फॉरम्स में इस एसोसिएशन के क्लोजली लिंक्ड है, बट इसका मेंबर नहीं है। भी हम एक बेसिक ज्योग्राफी के ना इस टर्म का आइडिया ले लेते हैं, साउथ ईस्ट एशिया। जो ये टर्म है ये क्या है कि ज्योग्राफिक रीजन की हमें एक पहचान होना भी बहुत जरूरी है। तो अब देखिए, 7 कॉन्टिनेंट आप समझते हैं। ये रहा एशिया, ठीक है, ये रहा यूरोप, फिर अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, और फिर एक अंटार्कटिका। ठीक है। अब आप देखिए एशिया के अंदर ना, ये देखिए रीजन, ये तो हो गया पैसिफिक ओशन, ये हो गया इंडियन ओशन, जिसमें ये बे ऑफ बंगाल है, ये अरेबियन सी है। ठीक है। अब ये जो पैसिफिक ओशन ये हो गया, ये हो गया इंडियन ओशन अपना इस साइड में। और ये हो गया साउथ, ये इंडिया है, इसका ईस्ट देखिए आप। और ये जो रीजन है ये हो गया टोटल साउथ ईस्ट एशिया का, जिसको आप सी भी बोल सकते हैं। ये हो गया साउथ ईस्ट एशियन रीजन, जिसके अंदर टोटल 11 कंट्रीज आती हैं। और उसमें से 10 जो कंट्रीज हैं वो आसियान नेशन का पार्ट है, आसियान ग्रुपिंग का पार्ट है। नाउ अब हम बात करेंगे प्रॉपर आसियान नेशन के इवोल्यूशन के बारे में, कि आसियान जो एज ए ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसे इवोल्व हुई, कैसे बनी। तो देखिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो संगठन है ना, जो वो फॉर्म होती है, तो उस समय के परिवेश के बारे में हमें जानना जरूरी है। ये 1967 में फॉर्म हुई बैंकॉक के अंदर, बैंकॉक डिक्लेरेशन जब साइन की 5 नेशंस ने। बट ये फॉर्म क्यों हुई? तो देखिए, जो 1945 के बाद वर्ल्ड वॉर का जो बाद का टाइम है ना, वर्ल्ड वॉर टू के बाद का टाइम टिल 1991, वो कोल्ड वॉर का टाइम है, जहां पे आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं दो मेजर पावर के बीच में। एक तो है यूएसएसआर और एक है यूएसए। जहां पे प्रॉक्सी वार्स हो रहे हैं, जैसे कि वियतनाम के अंदर हो रहा है, स्पेस रेस हो रही है, आर्म्स रेस हो रही है, आइडियोलॉजिकल रेस हो रही है। आइडियोलॉजिकल रेस कैसे? कि जो यूएसएसआर है वो मानता है कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी में, जो यूएसए है वो मानता है कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी में। ठीक है, डेमोक्रेसी में मानता है। यूएसएसआर वहीं पे सिंगल पार्टी ऑटोक्रेटिक एक तरह से सिस्टम है कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर। तो दोनों ही जो इकोनॉमी के अंदर जो मोड ऑफ प्रोडक्शन है ना, उनकी आइडियोलॉजी दोनों ही अलग है कि कैसे होने चाहिए। यूएसएसआर मानता है कि जो इकोनॉमी है, जो मोड ऑफ प्रोडक्शन है, वो गवर्नमेंट के अंदर होना चाहिए। सारा कुछ रिसोर्सेज जो है वो गवर्नमेंट कंट्रोल होने चाहिए, गवर्नमेंट ओन होने चाहिए। और यूएसए वहीं पे वही मानता है कि सब कुछ फ्री हैंड होना चाहिए, मार्केट रन होना चाहिए सब कुछ। कैपिटलिस्ट सोसाइटी है जहाँ पे प्राइवेट प्रॉपर्टी का कंसेप्ट होता है जहाँ पे। तो ये एक आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट है साथ में। तो दो कैंप्स में वर्ल्ड डिवाइड हो रहा था, कंट्रीज कुछ कहीं पे पक्ष में थी, कुछ किसी के पक्ष में थी। उसी टाइम पे नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट पे आया था, इंडोनेशिया उसका ही एक पार्ट भी था। साथ ही साथ में उस समय में ना, ये जो साउथ ईस्ट एशियन रीजन है ना, उसके अंदर जो मेजर कंट्रीज थी वो यूएसए के साइड में टिल्टेड थी। तो इन कंट्रीज ने ना, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड ने आसियान के फाउंड किया। और उस टाइम पे मेन इनका एक ऑब्जेक्टिव ये भी था कि कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को और स्प्रेड नहीं होने देना इस रीजन के अंदर। ठीक है। फिर बाद में अगर आप इस ऑर्गेनाइजेशन को और देखोगे तो धीरे धीरे ना ये और संगठित होते चले गए। अब जैसे कि आप देखिए कि वियतनाम वॉर एंड होता है, धीरे धीरे नॉर्मलाइज होने लगते हैं टाइज विद इन साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के। ठीक है। और फिर यूएसएसआर भी विघटन हो जाता है, यूएसएसआर का 14 कंट्रीज के लगभग विघटन होने के बाद बनती है। तो यहाँ के जो इधर की कंट्रीज है ना, वो आपस में और अपना रीजनल कोऑपरेशन बढ़ाने के लिए और बढ़ती है। तो ब्रुनेई ने ज्वाइन किया आसियान को 1984 में, वियतनाम ने ज्वाइन किया 1995 में, लाओस एंड म्यांमार ने ज्वाइन किया 1997 में, और कंबोडिया ने ज्वाइन किया 1999 में। ठीक है। तो ये होगी टोटल 10 कंट्रीज। कौन कौन सी? इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, जो इसके फाउंडिंग फादर्स हैं। और फिर जो दूसरी कंट्रीज हैं, 5 कंट्रीज हैं, वो है ब्रुनेई जिसने 1984 में ज्वाइन किया, वियतनाम जिसने 1995 में, लाओस एंड म्यांमार 1997 और कंबोडिया 1999। अब ये एक फैक्चुअल डाटा है, ये आपको याद ही करना पड़ेगा। ये किसी भी एग्जाम में एज, जैसे कि कोई एग्जांपल दे दिया, 4 कंट्रीज का नाम दे दिया, एक ऑप्शन में 4 कंट्रीज दे दी, इनमें से आसियान का मेंबर कौन है कौन नहीं है, ऐसे करके कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है।
फिर फर्स्ट आसियान समिट होता है 1976 के अंदर। इस समिट के अंदर कंट्रीज प्लेज करती हैं कि हम रीजनल पीस और स्टेबिलिटी को बढ़ावा देंगे। फिर उसी टाइम पे ये कंट्रीज एक ट्रीटी भी साइन करते हैं जिसको बोलते हैं ट्रीटी ऑफ एमिटी एंड कोऑपरेशन। नाउ ये एक फ्रेमवर्क एस्टेब्लिश कर देती है कि कंट्रीज को कैसे कोऑपरेट करना, कैसे आगे बढ़ना है। फिर कंट्रीज का एक एग्रीमेंट साइन होता है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता क्या है बेसिकली? अब जैसे कि आप देखिए, अगर आप इंडिया में हैं और आप सामान भेज रहे हैं अमेरिका के अंदर, आपका यहाँ पे सामान 100 रुपए का बिक रहा है। आप जब फॉरेन भेज रहे हैं ना, वो कंट्री अगर ना वहां पे इंपोर्ट ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी लगा रही है ना आपके सामान पे, जैसे कि उसने लगा रखी है 20%, तो आपका सामान वहां पे जाके 120 रुपए का हो गया। तो लोकल मार्केट में वही चीज अगर वहीं की कंपनी बेच रही है 100 रुपए में, तो आपका प्रोडक्ट तो एक्सपेंसिव हो गया, है ना? तो मार्केट कहाँ रहा आपका, कॉम्पिटिटिवनेस रही नहीं प्रोडक्ट की। तो वैसे ही फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के अंदर क्या होता है, ये जो कस्टम ड्यूटीज और होती है ना, ये नेग्लिजिबल हो जाती है। क्या तो जीरो हो जाती है कुछ प्रोडक्ट्स पे, और कहीं पे एकदम नेग्लिजिबल हो जाती है। तो कुछ हजारों प्रोडक्ट्स होते हैं जहां पे कंट्रीज एग्री करती हैं कि हम ना अपना ये जो कंट्रीज का जो ट्रेड बैरियर है ना वो खत्म कर देंगे, इन पे एक्सपोर्ट ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी लगाएंगे ही नहीं। ठीक है, कस्टम ड्यूटीज नहीं लगेगी। तो फिर क्या है, ये एक मार्केट ग्रोथ होती है, रीजनल मार्केट अपना एज रीजन ग्रो करता है, जैसे ईयू के अंदर देखते हो आप, है ना? वैसे ही ये होगा। ठीक है, और साथ ही साथ में आसियान के ना 10 कंट्रीज का आपस में तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है ही, फिर आसियान का एज अ ब्लॉक, और फिर इसका 6 कंट्रीज के साथ अलग अलग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया के साथ है, चाइना के साथ है, इंडिया के साथ है, जापान के साथ है, न्यूजीलैंड के साथ है, और साउथ कोरिया के साथ है। अब आपने अलग अलग भी देख लिया। अब ये जो 6 कंट्रीज मैंने नाम लिए ना, इनमें से 5 कंट्रीज, इंडिया को छोड़ के सिर्फ, आसियान ने एक ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया था, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जिसको बोलते हैं आरसीईपी, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। इंडिया इसका पार्टिसिपेट करना चाहता था, बट एंड मोमेंट में इंडिया ने बैक ऑफ कर दिया, उसके कारण हम आगे देखेंगे। ठीक है, फिर आता है आसियान चार्टर। ये 2008 के अंदर लागू हुआ था। अब चार्टर क्या होता है? चार्टर बेसिकली ना एक फ्रेमवर्क होता है जो एक ऑर्गेनाइजेशन को ना दूसरी ऑर्गेनाइजेशन या एक्सटर्नल एंटिटी के साथ पार्टनरशिप एग्रीमेंट में एंटर करने में काम आता है। एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है कि कैसे कंट्रीज ना, जो इस मेंबरशिप है ना इसकी ऑर्गेनाइजेशन की, वो कैसे आगे बढ़ेंगे किसी चीज को लेके। अब जैसे कि ये अब जैसे कि चार्टर आ गया, तो चार्टर आने के बाद क्या है, अब ये यूएन का एज अ ऑब्जर्वर मेंबर स्टेटस ऐड हो सकते हैं, या किसी एक्सटर्नल एंटिटी जो ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे आईएसए है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, उसके साथ कोई मेंबरशिप या एग्रीमेंट में आ सकते हैं कोई प्रोजेक्ट को लेके, है ना? ठीक है, फिर आता है आसियान इकोनॉमिक कम्युनिटी। ये 2015 के अंदर इसका वो किया गया था एस्टेब्लिशमेंट, और ये क्या करता है, प्रमोट करने के लिए रीजनल इकोनॉमिक ग्रोथ। ये आरसीपी आपने देख लिया, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, इसके बारे में हम आगे भी और डिस्कस करेंगे, क्योंकि इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया, तब दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू आते हैं कि इंडिया को ये ज्वाइन करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था, हम आगे इसको अच्छे से पढ़ेंगे। फिर आता है सिग्निफिकेंस, आसियान का सिग्निफिकेंस क्या है? अब देखिए, 10 कंट्रीज है यहाँ पे, ठीक है। अब साथ में इसकी पॉपुलेशन देखो, लगभग लगभग 60 करोड़ के ऊपर है, और ये कलेक्टिवली मैं बोल रहा हूँ, फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है, जिसका कंबाइंड जीडीपी 2022 के अंदर लगभग लगभग 3.2 ट्रिलियन था। तो आप देखिए, अब 2025 चल रहा है, तो 23 के आंकड़े में आते, अब तक आते आते लगभग लगभग 44 ट्रिलियन के लगभग डॉलर के लगभग टच हो चुका होगा। और साथ में आप देखोगे आसियान की कल्चरल डाइवर्सिटी, जो आसियान जो सक्सेसफुल हुआ है ना आज, वो इसका एक जो वो माना जाता है ना फोर्टे, वो ये भी है कि इन्होंने कल्चरल डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट किया है। जैसे कि कल्चरल डाइवर्सिटी आप कैसे कहोगे यहाँ पे, जैसे कि अब आप देखिए, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, इंडोनेशिया और मलेशिया है, वो है मुस्लिम मेजोरिटी कंट्रीज। सिंगापुर है बहुत ही कॉस्मोपॉलिटन कंट्री, ठीक है। और आप एग्जांपल लीजिए कंबोडिया, जहाँ पे थेरावाड बुद्धिज्म मेजोरिटी में है, ठीक है। वियतनाम थोड़ी सी वैसे है, कॉस्मोपॉलिटन टाइप की कंट्री है। तो अलग अलग जो कंट्रीज है ना, इनके अलग अलग बिलीफ सिस्टम है, लैंग्वेज है, कल्चर है, बट स्टिल ना दे फॉलो अ सिस्टम नोन एज आसियान वे, ठीक है, नॉन इंटरफेरेंस का, वो हम आगे थोड़ा सा इस वीडियो में पढ़ेंगे। स्ट्रेटेजिक लोकेशन, अब इसका लोकेशन आपने पहले देखा कि ये जो लोकेशन है ना इस साउथ ईस्ट एशियन रीजन की कंट्रीज की, ये पैसिफिक ओशन और इंडियन ओशन के बीच में आ रही है, और यहीं से ना मेजर स्ट्रेट है यहाँ पे, जैसे कि स्ट्रेट ऑफ मलक्का का एग्जांपल लीजिए। ये की शिपिंग स्ट्रेट है, जहां से वर्ल्ड का लगभग लगभग 40 से 50% शिपिंग रूट का जो वर्ल्ड ट्रेड का जो रूट है ना, वो यहीं से होके जाता है ना? तो ये इस रीजन की इंपॉर्टेंस बताता है साथ में। और साथ ही में देखिए, जो साउथ ईस्ट एशिया है ना, साउथ ईस्ट एशिया में जो साउथ चाइना सी है, वो भी मिनरल रिच है, जहां पे अभी डिस्प्यूट चल रहा है कि ये आइलैंड मेरा है, स्पार्टले आइलैंड होगा, जैसे कि चाइना क्लेम करता है वो मेरा है, फिलीपींस करता है मेरा है,
डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट। अब आसियान के क्या है, जितने भी कंट्रीज है ना एज अ ग्रुप, इस ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी कंट्रीज है ना आसपास में, यूनाइटेड स्टेट्स हो गया, चाइना हो गया, जापान हो गया, उसके अंदर इसके साथ में बहुत ही अच्छे रिलेशंस मेंटेन करते हैं। ग्लोबल इशू पे डिस्कशन है, एक लेवरेज है इसकी, इस ऑर्गेनाइजेशन की। जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है आसियान का, वो है आसियान वे, जिसके अंदर दो चीजें मेनली आती है, वो है म्यूचुअल रिस्पेक्ट और नॉन इंटरफेरेंस। ये कंट्रीज आपस में दूसरी कंट्री के निजी मामलों में दखल नहीं करती, और उनकी जो अलग अलग कल्चरल डाइवर्सिटी, इकोनॉमिक जो डिफरेंसेस हैं हर एक कंट्रीज के, लेट्स से फॉर एग्जांपल सिंगापुर की जो पर कैपिटा जीडीपी आप देखोगे सबसे हाईएस्ट है इसमें, $60,000 पर कैपिटा जीडीपी है। वहीं पे सबसे लोवेस्ट है म्यांमार की। तो यहाँ पे एक ये सिस्टम है ना जो आसियान वे वाला, वो फॉलो होता है कि जो डिसीजन बिल्डिंग प्रोसेस है वो है कंसेंसस बेस्ड, सहमति से निर्णय लिए जाते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो जिससे इस ऑर्गेनाइजेशन ने ग्रो किया है और एक इंपॉर्टेंट लेवरेज अपनी शो की है ग्लोबल अरीना में। फिर हम बात करते हैं अब इस ऑर्गेनाइजेशन के इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म के बारे में। अब देखिए, आसियान समिट जो होता है वो 2 बार होता है हर साल, जहां पे जो टॉप डिसीजन मेकिंग जो लीडर्स है ना वो इकट्ठे होकर डिसाइड करते हैं पॉलिसीज डिसीजंस, किसी नए मेंबर को ऐड करना होगा या जो एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट्स है उसको कैसे इंप्लीमेंट करना है, ये सब चीजें। आसियान कोऑर्डिनेटिंग काउंसिल, आसियान सेक्रेटेरिएट आपको बता ही दिया। एक है आसियान रीजनल फोरम, जो रीजनल कंट्रीज के साथ डायलॉग बिल्ड करने में काम आता है। इंडिया ने ज्वाइन किया था एआरएफ को 1996 के अंदर। फिर जो डिसीजन मेकिंग हमने देखा, ये कंसल्टेशन और कंसेंसस से होती है। फिर एक आसियान फ्यूचर फोरम जो प्रपोज किया था वियतनाम ने 43rd आसियान समिट 2023 के अंदर जो हुआ था। ठीक है, इसके अंदर भाई इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर भी रहा है, और ये भी रीजनल कंट्रीज के साथ कोऑपरेशन बढ़ाने में मदद करता है। फिर आती है अपॉर्चुनिटीज, जो आसियान, अब देखिए ये मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत काम वाली चीज है। ठीक है, फैक्ट्स मिल जाएंगे आपको इसके अंदर कुछ प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू, बट ये वाला जो स्लाइड्स है ना, अपकमिंग स्लाइड्स जो है वो है मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखिए इंडिया के लिए क्या सिग्निफिकेंस है आसियान का। आसियान इंडिया के लिए 3rd लार्जेस्ट मार्केट है, क्योंकि अब आप देखिए साथ ही साथ में ना, आप देखिए जो इंडिया का नॉर्थ ईस्ट रीजन है ना, नॉर्थ ईस्ट रीजन वो लैंडलॉक्ड है। बट अगर हम ना साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज से अच्छे लिंकेजेस बना लें, हमारा लेवरेज पुट करें वहां पे, तो इस रीजन की ग्रोथ साथ में होती है। ठीक है, जो इंडिया की इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी है उसके अंदर एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो है, पहले हमारी आई थी लुक ईस्ट पॉलिसी जो 1992 के टाइम आई थी, तो उसको आप थोड़ा सा समझिए। यूएसएसआर का विंटन होगा 1991 में। इंडिया ने ना इतना फोकस साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में इतना दिया नहीं था पहले, बट पीवी नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट ने इस रीजन की ओर लुकआउट किया। मेनली पहले पहले तो ये था कि इकोनॉमिक कोऑपरेशन बढ़ाई जाए, क्योंकि हम भी एलपीजी से उसमें वो हो गए थे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन में आ गए थे। हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए था, हमें इन्वेस्टमेंट करना भी था, साथ में पैसा आए और पैसा जाए भी, हम कहाँ पे करें, रिलेशन बनाए अपने। तो इंडिया ने लुक ईस्ट पॉलिसी लाए। फिर बाद में जो एनडीए गवर्नमेंट आई 2014 में, उसने उसको रीनेम करके एक्ट ईस्ट पॉलिसी किया, लुक ईस्ट पॉलिसी से एक्ट ईस्ट पॉलिसी, कि सिर्फ इकोनॉमिक डायमेंशन ना हो, इकोनॉमिकल, कल्चरल और पॉलिटिकल और भी अदर डायमेंशन जो है ना वो भी हम बढ़ावा दें। क्योंकि आप देखो कल्चरल डायमेंशन इतने हैं कि जो साउथ ईस्ट एशियन रीजन के अंदर, आपने बोरोबुदुर टेम्पल सुना होगा, कंबोडिया में अंगकोर वट टेम्पल सुना होगा, ये क्या है, ये इंडिया का, जैसे कि जो इंडिया के सदर्न किंगडम्स थे ना उनका कल्चरल इन्फ्लुएंस है इस रीजन पे। जैसे छोल वंश है, पल्लवास है, उनके ट्रेड के इकोनॉमिक रिलेशंस थे, इतने इतने गहरे रिलेशंस थे कि आज भी वहां पे ना, अब जैसे कि आप रामायण का इन्फ्लुएंस देख लीजिए, मुस्लिम बहुमूल देश है बट स्टिल वहां पे रामायण जो होती है, रामलीला होती है, वो होती है वहां पे, है ना। तो ये सब चीजें हैं जो इंडिया चाहता है कि हम उसको लेवरेज करें अपने रिलेशन को और गहरा करने में आसियान नेशन के साथ में। और साथ ही साथ में ना, अगर हम आसियान के साथ अपना टाइज स्ट्रॉन्ग करते हैं तो हम चाइना को काउंटर या बैलेंस कर सकते हैं। क्योंकि एशिया के अंदर दो मेजर पावर्स हैं, अगर हम रशिया की बात ना करें तो। मेन तो एक तो हो गया अपना चाइना और एक इंडिया। ठीक है, अब चाइना क्या है, रूल बेस्ड ऑर्डर में इतना मानता नहीं है, इंडिया मानता है। तो इंडिया वो अपनी पोजीशन को ना वो कर सकता है, जैसे कि गुड बॉय की जो इमेज होती है ना वो अपनी पुट कर सकता है, और करता भी है, और साथ में अच्छे रिलेशन बनाता है। क्योंकि इंडिया देखो फर्स्ट रिस्पॉन्डर रहता है हमेशा अपने इस रीजन के अंदर। ठीक है, जैसे कि अभी अपने ऑपरेशन ब्रह्मा सुना होगा, बैंकॉक म्यांमार में आया, तो इंडिया ने ह्यूमैनिटेरियन एड भेजा, है ना। ये सब चीजें हैं साथ में। नॉर्थ ईस्ट का पॉइंट का हमने बात किया, रूल बेस्ड ऑर्डर का हमने बात किया, ये सब पॉइंट हमने डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, एरियाज ऑफ कोऑपरेशन इंडिया और आसियान के बीच में कौन कौन से, जैसे कि अब हमने ना फॉर्मल एंगेजमेंट आसियान के साथ साइन किया 1992 में, और अपग्रेड किया समिट लेवल पे 2002 से। अब समिट लेवल पे ना हर साल मीटिंग होती है लीडर्स की, आसियान की और इंडिया के लीडर की। ठीक है, अभी जो लेटेस्ट हुआ था ना उसमें 10 पॉइंट प्लान हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने
दिया था 10 पॉइंट प्लान, जैसे कि फॉर एग्जांपल कल्चरल रिलेशन को बढ़ावा देना, हैकाथन्स होना, जो नालंदा यूनिवर्सिटी है उसके अंदर डबल करना जो इनरोलमेंट है साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के स्टूडेंट की, ये सब चीजें हैं रिलेशन को बढ़ावा देने के लिए। ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारा एफटीए साइन हुआ है 2010 में, जो लागू हुआ था आसियान के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ठीक है। तो आसियान इंडिया का 4th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। आप देखिए फैक्ट डाटा देख सकते हैं, 1,10.4 बिलियन डॉलर्स इन 2021-2022। डिजिटल कनेक्टिविटी के हमने कई स्टेप्स लिए, जैसे कि आईएमटी ट्राइलेटर हाईवे, कालादान मल्टी मॉडल ट्रांसिट प्रोजेक्ट। इन पे इंडिविजुअल भी हम बात करेंगे, मैं अलग अलग वीडियोस इन पे डाल दूंगा, ठीक है। डिफेंस एंड सिक्योरिटी, मिलिट्री एक्सरसाइज होना, आसियान इंडियन मैरीटाइम एक्सरसाइज, ठीक है। इंडिया का जो सागर विजन है, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द इंडियन ओशन रीजन वाला जो विजन है इंडिया का, ठीक है। और फिर हो गया कल्चरल टाई, जैसे कि हमने नालंदा की अभी बात की कि इंडिया अभी अपने 10 पॉइंट प्लान में प्रधानमंत्री ने ये बोला है कि हम जो साउथ ईस्ट एशियन के जो स्टूडेंट हैं उनकी मेंबरशिप डबल करेंगे नालंदा यूनिवर्सिटी के अंदर, है ना। ऐसे ही और भी बहुत एग्रीकल्चर के अंदर, साइंस एंड टेक के अंदर इंडिया और आसियान की हैकाथन्स होती रहती हैं, रिलेशंस बिल्ड होते रहते हैं। फिर आता है अपना नेक्स्ट पॉइंट, इश्यूज एंड चैलेंजेस। अब इशू क्या है? ट्रेड इम्बैलेंस। ट्रेड तो डबल हो गया है लास्ट डिकेड के अंदर, बट इंडिया ट्रेड डेफिसिट के अंदर है अराउंड 444 बिलियन डॉलर्स। इस पे इंडिया को काम करना है, ठीक है। कंपीटिंग एग्रीमेंट्स, आरसीपी हो गया, सीपीटी डबल पी हो गया, ठीक है। ये क्या करते हैं, आसियान इंडिया टाइज को एक थोड़ा सा कंपिटिटिव बना देते हैं, ठीक है। हालांकि एक तरीके से ठीक भी है, बट स्टिल ना एक जो लेवरेज है वो यहाँ पे कम होती है। चाइना को जो इन्फ्लुएंस है और ये आसियान की जो रिलायंस है इस चाइना पे अपने इंपोर्ट्स को लेके, क्योंकि चाइना क्या है, रेयर रेयर अर्थ एलिमेंट देख लीजिए आप, या मेजर जो मैन्युफैक्चरिंग हब है वो चाइना है। तो यहाँ से बहुत जो चीजें हैं ना वो सप्लाई होती है इन कंट्रीज में। तो एक तरह से जो चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव देख लीजिए आप, तो डेप्ट ट्रैप पॉलिसी जो चाइना की है, जो चाइना फॉलो करता है, तो ये सब चीजें नुकसान करती हैं हमारे इंडियन और आसियान रिलेशन को आगे बढ़ने में, ठीक है। लिमिटेड कनेक्टिविटी जो हमारी है इस रीजन के साथ, तो ये सब चीजें आपने अभी तक के इस पूरे वीडियो में देखी। आपने आसियान का इवोल्यूशन देखा, प्रॉपर इसका इंडिया के साथ रिलेशन देखा, इवोल्यूशन उसका भी देखा, इंडिया आसियान का समिट लेवल से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में आना, कैसे डबल हुई ट्रेड, ये सब चीजें हैं सारी की सारी। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू।